चलिए भाई आज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। और आज हम लोग इसका बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि क्यों क्या इसका रियल लाइफ यूज होता है, ठीक है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। पहले ये सारी बेसिक बातें करें, फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव है उस पर आएंगे। तो 10-15 मिनट में केवल इतना समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई और क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें, प्रोबेबिलिटी मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपका अप्रोक्सीमेट 80% जो होता है वो भैया लॉजिक होता है, 80% लगभग, और 20% केवल कैलकुलेशन होती है बस। मतलब 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा वो केवल इतनी सी जगह में आ जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी। क्यों? क्योंकि यार उसमें 80% लॉजिक होता है, ठीक है, और 20% केवल होती है कैलकुलेशन। जबकि अभी तक जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे उसमें 50-50% होता था, लॉजिक भी होता था और हमारी कैलकुलेशन भी होती थी। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री में लेकर चलता हूं। 2 लोग थे जुआरी, कौन थे वो? जुआ खेल रहे थे भाई दबा के। हैं आजा भाई, जल्दी आ, जुआ खेल रहे थे, बोलो। तो क्या हुआ, अब ये होता भी है विदेशों में ये चीज़ से सब ना, तो ये बात डेट कंफर्म नहीं है, शायद 1500-1600 के आसपास की बात है। 1520 हाँ। तो क्या हुआ, अब उनके पास 2 डाई थे, शांत रहो, और रूल क्या था कि आपको 24 टाइम्स बार इसको आपको थ्रो करना है, 2 डाई को। तो अब बोलो सट्टा लगा रहे थे भाई, सट्टे बाज थे, दबा के सट्टा लगा रहे थे क्या। लेकिन एक चीज पर उनको बड़ा डाउट हो रहा था। क्या हो रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे 2 डाई हैं, ये 24 टाइम्स हमको थ्रो करना है, तो दोनों के ऊपर 6 आ जाए, इस पर वो लोग पैसे लगाना चाह रहे थे। दूसरा दोस्त मना कर रहा था, भाई मत लगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 24 में एक बार दोनों पर 6 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों दोस्त बड़े कंफ्यूज हो रहे थे इस बात को लेके कि यार लगाएं पैसे, नहीं लगाएं पैसे। तो फिर क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम पहुंची, 2 बहुत बड़े फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था पास्कल, मुझे पूरा नाम नहीं पता, और एक का नाम था फर्मेट। तो भैया इन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करी। यार बात तो इसकी ठीक है कि हम कैसे इस पर सट्टा लगा दें यार कि ये आएगा नहीं आएगा, क्या पता ऐसा भी पॉसिबल है, और आप मना नहीं कर सकते कि 24 टाइम्स आपने थ्रो किया और 24 टाइम्स 6 आ जाए। आप मना नहीं कर सकते कि सर ऐसा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है, करते रहो ट्राई, करते रहो ट्राई, तुमसे नहीं हुआ तुम्हारे आने वाली पुस्तकें करेंगी, करते रहो। लेकिन हो सकता है, आप कॉन्फिडेंटली मना नहीं कर सकते कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस पर पास्कल ने और फर्मेट ने इस पर स्टडी करी भैया। फिर इसके बाद बर्नौली ने भी इस पर आके काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी है, ठीक है। और एक टाइम क्या हुआ था, गेम ऑफ चांस, इस पर बड़ा ज़्यादा डिस्कशन होता था, बहुत ज़्यादा। क्या जैसे अगर हम कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, क्या चांस है कि हम ये गेम जीतेंगे, क्या चांस है ये हो जाए। जैसे हम मान लो पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स में ना, क्या चांस है कि भैया एक कार्ड निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ही आई। तब लोगों ने, मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने खूब ज़्यादा इस पर स्टडी करी और स्टडी करके नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी। इस पे बुक्स लिखी गई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यूज़ जो इसका हुआ प्रैक्टिकली वो 19th सेंचुरी के आसपास हुआ, ठीक है। तो वो गेम के चक्कर, अगर आपसे कोई पूछे ना यार कि प्रोबेबिलिटी क्यों आई, तो कह देना भैया सट्टेबाज लेकर आए थे ये, और ये फैक्ट है, ये पढ़ लेना कहीं पर। यही इसके पीछे का जो रीज़न है ना, इसके पीछे का वो यही है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर उन लोगों ने सॉल्व किया, तब जाके एक नया कंसेप्ट दे दिया जिसका नाम क्या था, प्रोबेबिलिटी। पक्की बात। और ये मैथ्स का इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप बोल नहीं सकते कि 100% करेक्ट है। जैसे थोड़ी बहुत आती है, 11th तक आपने पढ़ी है, एक कॉइन को टॉस किया तो मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे सर 1/2। क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल गलत है, मैं तो कह रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/2 का मीनिंग ये हुआ कि एक कॉइन को अगर 2 बार उछाला तो एक बार पक्की बात है हेड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता आपने 1000 बार कॉइन को टॉस किया और 990 बार हेड आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये, यस और नो। तो प्रोबेबिलिटी खुद में एक ऐसा टॉपिक है और इसके जो आंसर आते हैं वो खुद में 100% करेक्ट नहीं होते हैं, वो खुद में एक संभावना ही होती है। ये दिमाग में लेकर चलना। प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक करें या आगे करेंगे वो 100% तो करेक्ट है ही नहीं। अगर एक मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, मैंने कहा कौन जीतेगा, इंडिया के जीतेंगे, आप कह देंगे भैया 1/2, आप कह देंगे ना
कि भैया या तो ये जीते, वहां तो ये चीज ठीक हो जाएगी भैया दो ही टीम है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। अब आप कहेंगे सर टाई, अरे अब तो टाई का भी चक्कर खत्म हो गया, अब तो सुपर ओवर आ गया, मतलब रिजल्ट तो आएगा ही। ये पक्की बात है, या तो इंडिया जीतेगी या फिर पाकिस्तान, वहां तो 1/2 ठीक है। लेकिन कॉइन की अगर हम बात करें या हम डाई की अगर हम बात करें, मैंने कहा हमारे पास डाई है और डाई को हमने थ्रो किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप कहेंगे सर 1/6। मैं तो कह रहा हूं एकदम गलत है ये। क्या पता हमने डाई को थ्रो किया 1000 बार, 2000 में 6 नहीं आ रहा, और हो सकता है ऐसा, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं सर 6 तो आएगा सर, कैसे आएगा यार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के ये दिमाग में लेकर तो खुद में जो एक ऐसे आंसर होते हैं तो खुद में 100% सही नहीं होते। अच्छा अब यार ये बता दें कि प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ यूज क्या है, कि सर कहां पर हमको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, हमको आ जाएंगे नंबर भी आ जाएंगे, हम यूज कहां पर करेंगे। तो देखिए अगर आप आगे जाके हम डाटा एनालिस्ट का एक कोर्स होता है, अगर आप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का दवा के यूज है वहां पे। प्रोबेबिलिटी बताती क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक हमारी ई कॉमर्स की कोई सी भी हम लोग कंपनी लेते हैं, जैसे हमने अमेजोन ले ली, मान लो नहीं अमेजोन की, फिलिप इंडिया की लेते ना, फ्लिपकार्ट, शायद ये भी बिक गई बार्डमान, जो भी कुछ है, फ्लिपकार्ट ले ली हमने, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि यार अभी हमने एक सेल लेकर आए थे और सेल में हमने प्राइस इतने रखे थे तो हमारे इतने प्रोडक्ट बिक गए। समझना बात को, जानते इन्होंने 5-6 साल का ऐसा डाटा निकाल के उस पर एनालिसिस किया कि अगर मैंने इतने की छूट दी है तो ये प्रोडक्ट इतना बिका है, उससे पहले इतने की भैया हमने छूट दी थी तो हमारा प्रोडक्ट इतना बचा। तो अब पिछला सारा डाटा उन्होंने देखा और फिर उन्होंने अनुमान लगाया, क्योंकि अभी तो सेल आने वाली मान लो, तो उन्होंने एक अनुमान लगा लिया कि अगर इस बार हम इतना डाटा देंगे तो इतना तो प्रोबेबिलिटी है कि इतना तो आइटम हमारा बिक जाएगा, क्योंकि पिछला डाटा देखकर हमने एनालिसिस किया। पक्की बात नहीं कि उतना डाटा बिकी जाए, लेकिन वो क्या एक प्रोबेबिलिटी कि इतना तो यार होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना के चक्कर में इस बार हुआ गया है, बहुत से बच्चों को प्रमोट किया गया है, ठीक है, किस बेस पर, उनके प्रीवियस मार्क्स को देखकर, यस और नो। अगर एक बच्चे को उन्होंने देखा फर्स्ट ईयर में 80% थे, सेकंड ईयर में 82 थे, इस तरीके से उन्होंने देखा कि बच्चा इतना तक, तो इस बार मैं कह रहा हूँ 84 तक आ ही जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, क्योंकि 84 हैं थोड़ी ना उसके, क्या पता उसने फर्स्ट ईयर में कम मेहनत की हो, सेकंड ईयर में और थोड़ी ज्यादा, क्या पता थर्ड ईयर में वो बहुत ज्यादा पढ़ता तो उसके 95 आ जाते, यस और नो। तो ये जो आंसर, ये जो उन्होंने प्रमोट करके जो उसकी परसेंटेज दी है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख कर दी है, ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यस और नो, पक्की बात है ना। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये प्रोबेबिलिटी का मैंने कंसेप्ट बता दिया, यार हम पढ़ क्यों रहे हैं, 80% लॉजिक होता है, 20% होता है। तो लेकिन अब जल्दी से आपको कुछ टॉपिक्स हैं, जल्दी आओ, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। प्रोबेबिलिटी के वो कंसेप्ट हैं जिनको मैं रिकॉल आपको कराता हूं, जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। जल्दी से हटाओ बेटा आगे जल्दी से। अब देखो कुछ 11th क्लास के कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो हमने पढ़े हैं 9, 10, वो जल्दी से उनका रिकॉल करा दूं। सबसे बेसिक जो हम लोगों ने काफी बार नाम सुना है, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक चीज और जान लो भैया, हर किसी एक्सपेरिमेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, हर किसी की। अब किसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते वो भी आपको बताऊंगा, और किसकी फाइंड नहीं कर सकते उसका भी अभी हम बताएंगे। अब सपोज मैंने आपको यार एक कॉइन दिखाया नहीं है, बस ऐसे कहते देखो भैया हमारे पास कॉइन है एक, मैंने इसको टॉस किया, ठीक है, मैंने कहा क्या संभावना है कि दोनों पर हेड आएगा, तो नॉर्मली बच्चा बोलेगा 1/2, यस और नो। क्या पता वो 16 वाला सिक्का हो, दोनों तरफ हेड हो, यस और नो। तो जब तक आप प्रोबेबिलिटी तभी बता पाएंगे जब दो कंडीशन आपके पास हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या, पहला कि आप मोर देन 1, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका आउटकम एक से ज्यादा हो, क्योंकि अगर उसका आउटकम एक ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि वो डिफाइन हो जाएगा पहले से। यस, अगर मैं आपसे कहूं एक वीक में एक मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 99% बच्चे बताते हैं 1/7, क्योंकि उनके दिमाग में ये जो मतलब ठूंस दिया है कि भैया डे 7 हो गए, मंडे एक बार आएगा 1/7। रॉन्ग, एक वीक में एक मंडे आ गई, पक्की बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर, 1। ठीक है, तो कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करें उसके एक से अधिक इवेंट हो, एक से अधिक आउटकम्स होने चाहिए।
ठीक है। दूसरा काम क्या है कि यू कांट प्रिडिक्ट आउटकम इन एडवांस, मतलब आपको पहले से ही आउटकम नहीं पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से ही आउटकम पता है भैया तुम कितनी बार भी टॉस कर लो आएगा यही, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, यस और नो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसी की ही प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस हर किसी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या? एक तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी एक से अधिक आउटकम होना चाहिए, एक से अधिक। और दूसरी बात क्या है कि जो आउटकम आने वाला है वो आपको पहले से ही पता ना हो। अगर पहले से ही पता, जैसे टॉस हो रहा मान लो, आपको पहले पता भैया उछाल लो आएगा हेड ही, तो क्या रहा वहां पे प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई वहां पर, यस और नो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आता आउटकम्स। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि 11th क्लास का है, बस रिकॉल करा दो। आउटकम क्या था? कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उनके टोटल आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं। जैसे अगर आपने एक कॉइन को किया है तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, बस 2 ही आ सकते हैं, तो ये आउटकम हो गए। अगर इन्हीं आउटकम्स को करली ब्रेसेस के अंदर एक सेट के अंदर लिख दिया तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल स्पेस। पक्की बात है, ठीक है। और इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? any सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो कहने को तो ये इसकी अकॉर्डिंग टू मैथ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इसकी डेफिनेशन, बट हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, समझेंगे इवेंट क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मैंने डाई को थ्रो किया है, तो आपको पक्का पता डाई को अगर थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं। अब आप ऐसे इवेंट बनाइए कि जिनका आउटकम जिसका जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे आपने एक बना दिया मान लो ई की ऑड नंबर्स के लिए, कि अगर आपने डाई को थ्रो किया है तो ऑड नंबर्स आने चाहिए। तो ऑड नंबर्स कितने हैं? 3/6। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं बना सकते इवेंट कोई भी कि भैया हमने एक डाई को थ्रो किया है तो बताओ कि उसके ऊपर 10 आ जाए, तो क्या ये इवेंट है? नहीं है। क्यों? इसका जो भी आंसर आएगा वो उसमें है ही नहीं, तो इसको हम इवेंट नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही है? मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप करो जिसका आंसर इसमें हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, बस। बात समझ आ रही है? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ना हो, क्योंकि इवेंट तो हम ये भी बना सकते हैं कि भैया एक डाई को हमने थ्रो किया है और बताइए उस डाई के ऊपर हेड आ जाए। इज इट पॉसिबल? नॉट। जब भैया डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो जो अभी मैंने बोला कि उसके ऊपर हेड आ जाए तो वो इवेंट नहीं है, कि उसका आंसर तो 0 आएगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। चमका? बात समझ आई ना मल्होत्रा? क्लियर नहीं चीज? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं 2⁻⁴ सैंपल स्पेस, जितने भी उसके सैंपल स्पेस है, तो इसका हो जाएगा 2⁻⁶। कितने सैंपल स्पेस के अंदर कितना है? 6 है, तो 2⁻। ये सब 11th क्लास का है, मैं केवल जल्दी जल्दी आपको बस बता रहा हूं। फिर एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? 2 इवेंट ऐसे कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, फाई, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है? 2 इवेंट है। जैसे कैसे? एक डाई को हमने थ्रो किया, मैंने कहा एक इवेंट बना दिया कि भैया जिसके ऊपर ऑड नंबर आ जाए, एक इवेंट बना दिया जिसके ऊपर इवन नंबर आ जाए, तो ए और बी में क्या कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। तो ए और बी दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है उसको छोड़कर। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव मीन्स ही होता है सभी को मिलाकर, तो एग्जॉस्ट होता है 2 एलिमेंट को लेके और सैंपल स्पेस ही बन जाए। जैसे मैंने कहा एक पे ऑड आ जाए, एक पे इवन आ जाए, तो देखो इनका जो ए यूनियन बी है, क्या ये नहीं आ जाएगा पूरा? ये तो ए और बी कैसे हो जाएंगे हमारे? एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। चमका या नहीं चमका? ठीक है। अब एक है बड़ा ही, नाम से तो ऐसे लगेगा यार पता नहीं कितनी भयंकर थ्योरी होगी, एक्सियोमेटिक अप्रोच। मैं थोड़ा सा इन सब जो अपना बिलीव कम करता हूँ, ये इसका मैथमेटिक की जो लैंग्वेज मैं देसी तरीके से अपना पढ़ा था वही आपको समझाता। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है? पहले तो यार आपको एक्सियोम्स मींस पता होना चाहिए। एक्सियोम्स मींस होता है सेल्फ प्रूव्ड, जो आपने खुद से प्रूव किया है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे 9th क्लास में एक चैप्टर था 5 यूक्लिड्स, अगर आपने पढ़ा वहां पे, तो पोस्टुलेट और एक्सियोम्स थे। एक्सियोम्स मींस होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ तो है लेकिन आप कभी उसका प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे A = B है
B बराबर C है तो पक्की बात है कि A बराबर C होगा, लेकिन आप इसका प्रूफ नहीं कर सकते। केवल आप ये ही बोलेंगे यार ये अंडरस्टूड है, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आप इसका मैथ्स की लैंग्वेज में कोई प्रूफ नहीं कर सकते। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉम्स बोलते हैं। ठीक है जी। सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका प्रूफ करो। तो प्रूफ क्या होगा? आप बोलोगे भैया डेली उठो देखो सुबह दबा के, यस और नो। अब एक बंदा का यार क्या पता 1000 साल बाद नहीं आए, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। चमका? तो ऐसे ही एक्सोमेटिक अप्रोच क्या होती है? इन्होंने ये बोला कुछ नहीं, इन्होंने 2-3 चीजें बताई, बकवास है। कह रहे भैया आप किसी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो यार, किसी की भी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। और सही बात भी है, सही बात भी है, कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। हम लोग शुरू से ही पढ़ते रहेंगे। 1 का मतलब वो जो डिफाइन है, 0 का मतलब वो इम्पॉसिबल है। यस और नो? पक्की बात है। अच्छा, और फिर दूसरे में इन्होंने ये भी बोला है कि अगर किसी भी सैंपल स्पेस के हर इन पॉइंट, एक पॉइंट को बोला जाता है सैंपल पॉइंट या सिंपल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, तो उसका भी आंसर हमेशा 1 आएगा। अब देखो ये चीज मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे ये क्या बोलना चाह रहे हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताऊंगा। एक मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसकी अलग निकालो, कितनी आएगी? टेल आने की, दोनों को ऐड करो, 1 नहीं आ गया? यस और नो? ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे क्यों, अभी 11th का कंसेप्ट समझा, इनका यूज है ना। अब मैंने एक डाई को थ्रो किया यार, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की 1/6, इन सबकी 1/6 से ऐड कर तो 1 नहीं आ जाएगा? तो बस यही तो है, इसका प्रूफ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा होगा। तो ये एक्सोमेटिक अप्रोच है। क्लियर है? नाम से ऐसा लगा पता नहीं क्या होगा, घंटा कुछ नहीं है उसने, तरीके से समझो प्यार से कि ये चीजें क्या होती है एक एक करके। अब जो 11th का सबसे लास्ट कंसेप्ट बताया उसका नाम है इक्वली लाइकली आउटकम, और उसका इतना यूज है ना, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट अगर नंबर वाली बात करें तो अभी केवल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद आएंगे 12th क्लास का जो भी कंसेप्ट है। अब पढ़ेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, और आज एक बहुत बड़ा डाउट दूर होगा आपका, हटाओ इसे। इक्वली लाइकली आउटकम सुनते आ रहे हैं बचपन से, क्लास 9th से। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा है शुरू से ही, 9th में आई थी, 8th में भी आ गई अब तो। प्रोबेबिलिटी का जो भैया फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यस और नो? यही तो फॉर्मूला पढ़ते आए अभी बचपन से। लेकिन आप दिमाग में ये रख लो भैया, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी गलत है। अब आप कहेंगे सर पहले ये तो बता दो इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, इक्वली, तो इससे पहले अगर मैं कॉइन की बात करूं तो 2 प्रकार के कॉइन होते हैं। एक होता है फेयर कॉइन, जिसको बोलते हैं अनवाइज्ड कॉइन, अनवाइज्ड कॉइन। एक होता है वाइज्ड कॉइन। अगर इसकी हिंदी बोले बाइज्ड कॉइन का मतलब होता है जो पक्षपात करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, जो पार्शियलिटी करते हैं। ऐसे भी कॉइन होते हैं, जैसे सोले वाला सिक्का, खोटा सिक्का बोल लो कोई, वो कैसा था? बाइज्ड था, दोनों तरफ एक ही चीज थी। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा आप देखेंगे आगे आगे, कि कॉइन को कुछ ऐसी जगह पर बोलो हिट करते हैं कि 90% चांस होता है कि हेड आएगा, ऐसा कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स को बोलते हैं बाइज्ड कॉइन, और जो फेयर कॉइन्स होते हैं उसको बोलते हैं अनवाइज्ड कॉइन। ऐसी डाई भी होती है, तो अगर फेयर कॉइन या फेयर डाई जो भी कुछ है, तभी ये इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास एक कॉइन है फेयर, पहले मैं बात करता हूं फेयर कॉइन की, तो अगर हमारे पास कॉइन है, पक्की बात है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और मैं आपसे पूछता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे 1/2, और टेल आने की बोलेंगे 1/2। क्या इक्वली लाइकली नहीं है? हेड आने की भी 1/2 है और टेल आने की भी 1/2 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया एक कॉइन को हमने थ्रो किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप फॉर्मूला लगाते थे कि फेवरेबल आउटकम मतलब 1 H है और टोटल 2, तो 1/2 ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाते थे। यस और नो? ऐसे ही एक डाई को मैंने थ्रो किया यार, मैंने कहा उसमें आएंगे भैया 1 2 3 4 5 6, तो मैंने आपसे कहा कि भैया दोनों के ऊपर, मतलब सॉरी, जो मैंने डाई
थ्रो की है उसके ऊपर इवन नंबर्स आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी तक हम लोग देखो ऐसे करते थे, हमने ये देखा कि हम चाहते क्या है, क्योंकि होता क्या है फेवरेबल आउटकम, हम किस चीज का ये फेवर कर रहे हैं, हम क्या चीज चाहते हैं कि ऊपर इवन नंबर आ जाए। तो कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6। तो ऐसे ही तो आंसर आता था 1/2, यस और नो। ये ऐसे नहीं आता था, पता है आंसर एक्चुअली में आता कैसे था, वो ऐसे आता था 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की कर दो ऐड भैया इनको, तो देख लो जरा 1/2 आ जाएगा। यस और आता ऐसे था, लेकिन हमको ये उस समय नहीं बताया गया था, क्योंकि 9 से लेके 11 तक इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होते थे। हर किसी का एक जो अगर एक एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालना तो हमेशा इक्वल आएगी ना, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। यस और नो, पक्की बात है, ठीक है जी। लेकिन डियर अब सुनो, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक कॉइन लेकर आया, ठीक है, और कॉइन पे मैंने कुछ इस एंगल से उस पे हैमर चलाया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर एक कॉइन है मेरे पास तो मैंने उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 और टेल आने की होगी 1/4। सुनना ध्यान से अब, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आप 1/2 बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने तो उसकी 3/4 कर दी है। यस और नो? अब तो मैंने इंटेंशनली उसकी 3/4 कर दिया, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया हमारा, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो उसमें तो यही था कि हेड आने की तो 1/2 होगी। यस और नो? तो ये चीज खत्म हो गई, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। या फिर एक और एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कहा कि ए और बी ने रेस में पार्टिसिपेट किया, ए के जीतने की संभावना क्या, तो अभी आप तुरंत बोल देंगे सर 1/2, लेकिन देखना अब नहीं बोलोगे। मैंने कहा कि ए जो है बी से 20% फास्टर है, तो क्या अब भी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी? नहीं, ज्यादा हो जाएगी ना 1/2 से। यस और नो? तो ये फॉर्मूला हमारा फेल हो गया। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। अब देखो जरा, मैंने आपसे क्या कहा कि हमने कॉइन को ऐसा कर दिया, प्लीज। अब मैंने ऐसे कॉइन लिए हैं कि जिनमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल आने की 1/4 है, तो मैंने 2 कॉइन लिए वैसे और उनको भैया मैंने थ्रो कर दिया, तो टोटल आउटकम्स तो ये हो जाएंगे ना। यस और नो? ये तो हो जाएंगे। और अब मैंने आपसे पूछा कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, तो आप बोलेंगे सर दोनों के ऊपर हेड आ जाए 1/4। यस और नो? लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, पूछो क्यों? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। हेड आने की 3/4 है, टेल आने की 1/4, क्या इक्वल है? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमने बोला कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, तो इस हेड की 3/4 और इस हेड की 3/4 कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 9/16। यस और नो? तो अब यहां पे इस केस में दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 9/16, ना कि 1/4। यस और नो? पक्की बात है। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है केवल ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में ही अप्लाई होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता है। यस और नो? पक्की बात है। और एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं है कि अगर हमने कॉइन को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स 2 ही होंगे, हेड और टेल, बिल्कुल नहीं। मैंने शायद आपको बताया हो या नहीं बताया, अभी बताते हैं। ये क्या हुआ, मैंने कहा कि आप एक कॉइन को लेकर जाइए और जहां पर सैंड होती, बालू होती है, रेत होता है, वहां पे जाके आप टॉस करो तो 3 आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा या खड़ा खड़ा वो गिर जाएगा। तो ऐसे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे आता क्या, टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आपने कहीं ऐसी जगह पर गए जहां पर मिट्टी है तो उसके 3 आउटकम्स होंगे। इसीलिए एनसीईआरटी में 9th क्लास की अगर आप आज जाके बुक उठा के देखें, नॉट एनसीईआरटी किसी भी बुक में, तो वहां पे बोला जाएगा कि हमने जो कॉइन को थ्रो किया है, एक तो वो फेयर कॉइन है और नीचे वो क्या है, प्लेन है। ये उन्होंने एम्फेसाइज किया, इस चीज को बताया है। अगर नीचे प्लेन नहीं होगा तो हर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने ये चीज वहां पे भैया मेंशन कर दिया कि जो हम थ्रो कर रहे हैं ना यार, उसको हम किस पे कर रहे हैं, प्लेन पे कर रहे हैं। चमका? पक्की बातें हैं ये।